तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखे थे। आज जो है लीवर को देखेंगे, उसके बाद में पेनक्रियाज को देखेंगे और सेंस ऑर्गन के देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय को गंवाए हुए और बात को बनाए हुए सीधा मुद्दे की बात होगी, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी तेरा वक्त आया था, हमारा इस बार दौर आएगा। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए, कॉपी पेन ले लीजिए और उसके बाद में हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी जो है हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइएगा, बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर जो भी हो। लीवर बताना था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड को इन डिटेल बताया था। जो भी परीक्षा में पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। तो अब बताना है लीवर, उसके बाद में पेनक्रियाज बताना है और पेनक्रियाज के बाद अगला आ जाएगा सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिया की बात आ जाएगी कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होता है, यह 5 ज्ञानेंद्रिया। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेंस ऑर्गन समाप्त हो जाएंगे और फिर हम लोग रिप्रोडक्शन को देख लेंगे, न्यूट्रिशन देख लेंगे और बोटनी के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप, क्या लीवर। लीवर बोले तो क्या होता है, यकृत होता है लीवर। अब लीवर होता क्या है, तो हमारे शरीर में सबसे भारी ऑर्गन कौन है, तो लीवर होता है। लेकिन हमारे शरीर का सबसे भारी ऑर्गन कौन है, तो आपका स्किन होता है, त्वचा होता है। लिख लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लीवर क्या होता है, तो लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा बताइएगा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो यह आपका स्किन होता है। स्किन बोले तो त्वचा, ध्यान से समझते चलिए, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। लेकिन कहेगा कि हमारे शरीर में, बोलेगा हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो सबसे बड़ा अंग जो है आपका वह लीवर होता है। लीवर बोले तो यकृत होता है और ब्रैकेट में लिख लीजिए 1.5 kg। ठीक है, इसका वजन कितना होता है, तो वजन जो है 1.5 kg होता है। जबकि सेकंड ऑर्गन आपका होता है ब्रेन का वजन 1350 ग्राम होता है, जबकि लीवर का वजन होता है 1.5 kg। लीवर के अंदर क्या होते हैं, तो लीवर के अंदर जो है ना हेपेटिक सेल होते हैं, अर्थात लीवर जो है वह हेपेटिक सेल से बना होता है। इसी लीवर जो है वह हेपेटिक सेल से बना होता है और यही कारण है कि लीवर के डॉक्टर को हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। लिख लीजिए, लीवर हेपेटिक सेल से बना होता है। इसलिए लीवर के डॉक्टर को, इसलिए यकृत के डॉक्टर बोले तो चिकित्सक, इसलिए लीवर के डॉक्टर को हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, समझ में आ रही है, हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला लिखो, लीवर में क्या होती है, रीजनरेशन पावर होता है। लीवर के अंदर रीजनरेशन पावर होती है। लीवर के अंदर क्या होती है, तो रीजनरेशन पावर होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि लीवर अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। इसका अर्थ होता है कि 70% लीवर कट जाने के बाद भी अपने आप को क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा। रीजनरेट का मतलब होता है पुनः जन्म। समझ में आई बात, रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः जन्म। जैसे कि आप बाल को काटिएगा तो फिर से बाल आ जाती है ना, ठीक उसी तरह से लीवर जो है ना दोबारा आपका हो सकता है, रीजनरेट कर सकता है। जब लीवर में कट जाएगा ना तो लीवर फिर से क्या हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। रीजनरेशन पावर इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। जीभ के अंदर भी होता है लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। लीवर कहाँ पे होता है, तो हमारे दाहिने साइड होते हैं लीवर। ठीक है, दाहिने साइड क्या होता है, लीवर होता है। कहाँ पर, तो यह जो है आपका लंग्स के जस्ट नीचा होता है लीवर। लिख लीजिए, यह शरीर के दाहिना साइड होता है। दाहिना साइड, दाहिना तरफ लिख लो, दाहिना तरफ होता है। और लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और उस बाइल जूस में कौन सा मेटल पाए जाते हैं, खूब पूछता है। लिख लीजिए, लीवर का काम, लीवर बाइल जूस बोले तो पीतरस, लीवर बाइल जूस पीतरस का निर्माण करता है, जबकि
पीत रस, जबकि पीत रस, पीत की थैली गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। बात समझ में आई कि लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है, जबकि पीत रस गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। बाइल जूस बोले तो पीत रस, इसी को लिख लीजिए इंग्लिश में बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होती है? लीवर से सेक्रेट होती है। और यह स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। अगला पाठ लिखते चलो। बाइल जूस के अंदर, बाइल जूस के अंदर आयरन, उसके बाद में पोटासियम तथा कॉपर पाया जाता है। बाइल जूस के अंदर क्या पाया जाता है? तो यह सब मेटल पाए जाते हैं। लिखते चलिए, यह सब जो है ना पूछता है बाइल जूस के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है? तो आयरन, पोटासियम और कॉपर पाया जाता है। उसके बाद में अगला लिखो, बाइल जूस के पास इतना यह हो गया। यदि बाइल जूस जो है ना गॉल ब्लेडर में स्टोर होते गया, स्टोर होते होते क्या करेगा? एक लिमिट तक स्टोर होगी, और नहीं तो आपका लिमिट तक नहीं स्टोर होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वह दबेगा और उसके बाद में इसमें क्या हो जाएगी? स्टोन हो जाएगा। तो एक तरह की स्टोन जो है ना वह किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। यह खूब पूछता है सवाल। तो लिख लीजिए, शरीर के अंदर पथरी का निर्माण जो होता है वह कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। नोट में बात डाल करके लिख लो, यह खूब पूछता है। जैसे कि बाइल जूस, खाना खाइएगा तभी ना बाइल जूस मिलेगी भोजन में, और खाना आप नहीं खा रहे तो यह बाइल जूस क्या होता है? एक स्टोरेज की क्षमता होती है गॉल ब्लैडर के अंदर। यह स्टोरेज तो करते रहेगा, लेकिन ज्यादा देर तक स्टोर तो नहीं करके पाएगा, क्योंकि लीवर क्या करता है? हमेशा बाइल जूस का सेक्रेशन करता है और गॉल ब्लेडर में स्टोर करता है। लेकिन गॉल ब्लेडर की भी एक मैक्सिमम पावर होती है कि इतना देर तक हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। और नहीं तो फिर से यह क्या कर देगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाने लगेगा, और धीरे धीरे पता चलेगी कि कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया। कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया मतलब क्या? कि पथरी हो गई। पथरी बोले तो स्टोन हो गया। कहां पर? तो गॉल ब्लेडर का स्टोन हो गया, और गॉल ब्लेडर डॉक्टर साहब काट करके निकाल देंगे। तो शरीर के अंदर जो पत्थर का निर्माण होता है वह किसका बना होता है? खूब पूछता है सवाल। कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। लिख लो, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो पत्थर का, शरीर के अंदर जो पत्थर का निर्माण होता है, निर्माण होता है वह कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का क्या होता है? बना होता है। इसको मिटा दे। चलिए उसके बाद में आगे बात को बताएं। लीवर से जो भी संबंधित है वह बात को बताते चल रहे हैं। लीवर के अंदर हेपेटिक सेल के अलावा अगला कूफर सेल होता है, और उसके बाद में बिलीवर्डिन होता है। ठीक है, तो अब सुनते चलो, कूफर सेल क्या करता है? हेपेटिक सेल, कूफर सेल और बिलीवर्डिन, यह सब होता क्या है? तो सुनो, ध्यान से समझिए बात को। बिलीवर्डिन क्या करता है और बिलीरुबिन क्या करता है, यह दोनों बात को बताते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो वीडियो को पीछे करके देखिए दोबारा। लीवर, लीवर, लीवर से क्या होता है? तो सुनो, लीवर में इस तरह से लीवर लिख लीजिए, और लीवर में आपका दो सेल होता है। एक होता है हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल। अब यह हेपेटिक सेल से क्या होता है? लीवर बना होता है। इससे लीवर बना होता है, लीवर बना होता है, और यही सेल को खराब हो जाने से सिरोसिस नामक बीमारी आ जाती है। शराब वगैरह जो ज्यादा पीता है ना, तो हेपेटिक सेल डेड कर जाते हैं, और हेपेटिक सेल को डेड करने से सिरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। सिरोसिस कहने का मतलब होता है कि लीवर में सूजन हो जाती है। तो लिख लीजिए, ठीक होता नहीं है जी सिरोसिस। ठीक है, जब तक दारू नहीं छोड़िएगा तब तक यह सिरोसिस ठीक नहीं होगा। तो इससे लीवर बना होता है। हेपेटिक सेल, हेपेटिक, हेपेटिक सेल के मरने के कारण, हेपेटिक सेल के मरने के कारण सिरोसिस नामक, सिरोसिस, सिरोसिस, ठीक लिख ले, सिरोसिस होता है, CIROHICIS होता है, सिरोसिस। हेपेटिक सेल के मरने के कारण सिरोसिस नामक बीमारी होता है, बीमारी होता है। सिरोसिस का मतलब क्या होता है? लिख लो यहाँ पर, सिरोसिस का मतलब होता है लीवर का सूजन। लीवर में क्या हो जाता है? पानी हो जाता है जी, लीवर में सूजन हो जाता है, और इसी सूजन को बोला जाता है सिरोसिस। याद रखिएगा।
तो हेपेटिक सेल के डेड करने के कारण कौन सी बीमारी होती है? सिरोसिस बीमारी होती है। और दूसरा लिख लो कूफर सेल। हेपेटिक सेल के बाद अगला लिख लीजिए कूफर सेल। कूफर सेल क्या करता है? यह बैक्टीरिया वगैरह विषाणु को मार देता है। और यही कारण है ना कि कोई कोई व्यक्ति जब जहर वगैरह खा लेता है तो देखिएगा ना कि जहर खाने के बाद भी बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि उसके लीवर का कूफर सेल जो है ना वह बहुत स्ट्रांग है, अर्थात लीवर का कूफर सेल उस जो पॉइजन है उसको क्या कर गया? समाप्त कर गया, और व्यक्ति जो है ना वह बच गए। ठीक है, तो अर्थात कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जहर खाता है तो जहर खाने के बाद यदि मर जाता है तो डॉक्टर साहब किस ऑर्गन को, किस अंग को देख करके बताएंगे कि यह व्यक्ति जो है वह जहर खाया हुआ है? तो लीवर को देख करके पता लगाया जाता है, स्टोमक पेट को देख करके पता कदापि नहीं लगाया जा सकता है मेरे भाई मेरे दोस्त। इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि हमारे पेट में, स्टोमक में क्या होता है? कार्डियाक में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देता है? इसको नेग्लेक्ट कर देता है, जो पॉइजन होते हैं उसको नेग्लेक्ट कर देता है। और जैसे ही यह जाता है लीवर के पास तो लीवर क्या करता है? उपापचय क्रिया को दर्शाता है, मेटाबॉलिज्म होती है ना इसके पास। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब होता है कि यह तोड़ने का काम करती है, जहर को तोड़ देता है। जब जहर को तोड़ देता है ना तो हमारे जहर क्या हो जाते हैं? बॉडी में फैलने लगते हैं। यदि कूफर सेल स्ट्रांग हो गया तो जहर को तोड़ करके पूरे समाप्त कर देगा। और यदि नहीं स्ट्रांग हो गया, कूफर सेल मर गया, तो व्यक्ति के किस ऑर्गन को देख करके पता लगाया जाता है कि यह जो है जहर खाए हुए है? तो लीवर को देख करके पता लगाया जाता है। लीवर बोले तो यकृत को देख करके पता लगाया जाता है। तो जहर खाए हुए व्यक्ति को किस ऑर्गन देख करके पता लगाइएगा? तो लीवर को देख करके पता लगाइएगा। लिख लीजिए कूफर सेल। यह बैक्टीरिया वायरस यह बैक्टीरिया वायरस इत्यादि को मार देता है। ठीक है, उसके बाद में अगला लिख लो। अगला क्या लिखिएगा? यह जहर के प्रभाव को भी कम करता है। यह जहर के प्रभाव को भी कम कर देता है। यह जहर के प्रभाव को भी क्या करता है? कम कर देता है। और नोट में यहां बात डाल करके लिख लीजिए, जहर खाए हुए व्यक्ति को हम लोग लीवर देख करके पता लगाते हैं। ठीक है, जहर खाए हुए व्यक्ति को यकृत देखकर, लीवर देखकर, यकृत देखकर पता लगाया जाता है कि जहर खाया है या नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? तो लीवर के क्या कहा जाता है? देख करके पता लगाया जाता है कि व्यक्ति जो है ना जहर खाया है कि नहीं खाया। यह सवाल पूछा हुआ है जिसलिए बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद में लीवर के अंदर क्या होता है? बिलीवर्डिन होता है और बिलिरुबिन होता है। यह लीवर क्या करता है? लीवर से सेक्रेट होती है बिलीवर्डिन तथा बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन क्या करता है? यह शरीर को पैखाना को पीला कर देता है, और अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनेगा तो शरीर को पीला कर देगा, जिससे पीलिया रोग हो जाएगी। लिख लीजिए, लीवर किस चीज का और सेक्रेशन करता है? सेक्रेशन ऑफ लीवर। ऐसे लिखो, लीवर सेक्रेशन, ऐसे लिखिए। हार्मोन सेक्रेट बाय द लीवर, हार्मोन्स लिखोगे, जो लिखना है लिखिए। हार्मोन्स क्या होता है? जो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं उसको हार्मोन्स बोलते हैं। और एंजाइम क्या होता है? जो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो ऐसे लिखते चलिए बात को, लीवर ऐसे लिख लो, लीवर बिलीवर्डिन के साथ बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है। समझ में आई? बिलिवर्डिन के साथ साथ क्या करता है? बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है। तो ऐसे लिख लो, एक तरफ बिलिवर्डिन और उसके बाद में ऐसे लिख करके यहाँ पर ऐसे लिख लो बिलिरुबिन। जैसे जैसे बताते चल रहे हैं वैसे वैसे लिखते चलिए जी। बिलिवर्डिन क्या करता है? तो बिलिवर्डिन जो है ना, आप देखिएगा तो मुर्गा वगैरह को कभी काटते हुए तो क्या करता है? मुर्गा काटने वाला उसका जो भी पचौनी होता है वह बाहर निकाल देता है, और उसके बाद में जो भी ऑर्गन होते हैं खाने योग्य ना वह बाहर निकालता है। तो एक हरा कलर का देखिएगा, वही होता है बिलिवर्डिन। वह यदि मांस पे गिर गया, मुर्गा पे गिर गया, तो आप कितना ही धोते रह जाइएगा वह फिर ठीक नहीं होगा। तो बिलिवर्डिन हरा कलर का होता है।
लिख लीजिए। इसका कलर पूछता है कि बिलीवर्डिन जो है ना वह किस कलर का होता है, तो बिलीवर्डिन जो है ना आपका हरा कलर का होता है। और यह दोनों क्या है, तो दोनों का दोनों जो है ना यह पिगमेंट है, पिगमेंट है। यह क्या है, तो दोनों का दोनों यह पिगमेंट है। तो बिलीवर्डिन का रंग पूछता है, यह हरा कलर का होता है, हरा रंग होता है, हरा रंग होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद में बिलीरुबिन क्या करता है, बिलीरुबिन का पीला रंग होता है, खूब पूछता है जी, पिगमेंट इसका पीला रंग होता है। और यही क्या करता है, यह शौच को पीला कर देता है। और अत्यधिक मात्रा में यदि बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगी ना तो शरीर को पीला कर देगा, जिससे ज्वाइंटिस नामक रोग हो जाती है, पीलिया नामक रोग हो जाता है। और पीलिया में कौन सा दवा लिया जाता है, तो लिख लो, मेडिसिन लिया जाता है, ली52 सिरप आती है जी। पीलिया के लिए कौन सा दवा होता है, ज्वाइंटिस के लिए पीलिया के लिए दवा जो है थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बात उसको बताते चलते हैं। ली52 आता है सिरप है, ली52 क्या आता है, सिरप आता है, जो पीलिया रोग के लिए यूजफुल होती है। समझ में आई बात। ऐसा नहीं कि जिसको ज्वाइंटिस हो गया ना तो वह जा करके झाड़ फूंक कराए। ज्वाइंटिस लीवर की बीमारी होती है, क्योंकि जो भी संबंधित है यह लीवर से है। बिलीरुबिन कहाँ से निकलता है, तो बिलीरुबिन लीवर से निकलता है। यह पिगमेंट होती है जो पीला कलर का होता है। यह बिलीरुबिन करता क्या है, तो बिलीरुबिन जो है शौच को पीला कर देता है। और अत्यधिक मात्रा में यदि बिलीरुबिन बनती है तो हमारे शरीर को पीला कर देती है, जिससे पीलिया नामक रोग हो जाता है, ज्वाइंटिस रोग हो जाती है। तो ज्यादा मसालेदार वस्तु खाइएगा ना, चीज को खाइएगा तो क्या हो जाएगी, आपका जॉइंटिस की खतरा बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यह आपका क्या था, लीवर से संबंधित था। लीवर जो है मेटाबॉलिज्म को दर्शाता है। लिख लो कहीं पर, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, नोट में बात डाल करके लिख लीजिए। यह मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को शो करता है, प्रोसेस को शो करता है। शो बोले तो दर्शाता है, शो करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय होता है जी। उपापचय मतलब तोड़ फोड़ करने का काम करता है, ठीक है। यह क्या करता है, तो तोड़ फोड़ करने का काम करता है। लीवर का काम क्या होता है, तो लीवर का काम होता है तोड़ फोड़ करना। और किसको तोड़ेगा, तो ग्लूकोज को तोड़ देगा ग्लाइकोजेन में। लिख लीजिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में तोड़ेगा। ग्लूकोज को किस में तोड़ेगा, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में तोड़ेगा। और ग्लाइकोजेन को किस में तोड़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल में तोड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में क्या करता है, यह तोड़ देता है। STROL है, तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन और ग्लाइकोजेन को क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल में तोड़ देगा। इसको स्टोरेज ऑफ सेल कहा जाता है। लीवर को स्टोरेज ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यह आरबीसी को भी स्टोर करता है। लिखना है तो लिख लीजिए, कहाँ पे लिखे, इसको मिटा के यहीं पे लिख दे तो ध्यान से समझते चलिएगा। लीवर समाप्त हो गया, पेनक्रियाज के ऊपर आते हैं। लीवर से जो भी संबंधित क्वेश्चन आएगा सब अब बन जाएंगे। लीवर को हमने लपेट लिया, आसपास के जो भी सवाल बनते हैं इससे। तो लिख लो, अगला बात क्या लिखिएगा, तो लीवर को, यकृत को, यकृत को स्टोरेज ऑफ, स्टोरेज ऑफ सेल कहा जाता है। स्टोरेज ऑफ सेल कहा जाता है, कहा जाता है, स्टोरेज ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि यह आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स ब्लड को इन डिटेल पढ़ाया है। क्योंकि यह आरबीसी को स्टोर करता है, क्योंकि यह आरबीसी को क्या करता है, स्टोर करता है। यही कारण है कि लीवर को स्टोरेज ऑफ सेल कहा जाता है। तो लीवर से जो भी संबंधित बन सकते हैं क्वेश्चन, उसको हमने क्या किया, बताया। अब आप हेडिंग लगाइए, लीवर के बाद पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज बोले तो अग्नाशय होता है। अब अग्नाशय क्या क्या करता है, सवाल एनटीपीसी में यहां से एगो आया था। और क्या क्वेश्चन था, तो हम पहले कंसेप्ट करा देते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, आपका आंसर जो है ना खटाक से आ जाएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, पेनक्रियाज। लीवर के बाद हेडिंग लगाइए पेनक्रियाज, ठीक है। चलिए, लीवर के बाद हेडिंग लगा लिए पेनक्रियाज। मैं भी लगा देता हूं, चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, ठीक है। इसीलिए तो मैं शुरू में बोला हूं कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी तेरा वक्त आया था, हमारा इस बार दौर आएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की। अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ए पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। जो आसपास में रहते होंगे उसको देख लेना, पड़ोसी क्या क्या बोलता है। ए पड़ोसी कहता है कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा, लड़का तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय।
पेनक्रियाज का मतलब क्या होता है? तो पेनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय। अब पेनक्रियाज क्या होता है? तो पेनक्रियाज जो है ना, यह हार्मोन्स के साथ साथ यह एंजाइम सेक्रेट करने का काम करता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब एंजाइम क्या होता है और उसके बाद में हार्मोन्स क्या होते हैं? तो एंजाइम का मतलब होता है आपका कि वैसा जो हमारे शरीर से सेक्रेट होती है तो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं, नली नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि एंजाइम जो है ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो सीधा सीधी बता देना, कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम एंड द हार्मोन्स, तो बता दीजिएगा कि एंजाइम जो है ना, एंजाइम डज नॉट कंटेक्ट थ्रू द ब्लड बट द हार्मोन्स कंटेक्ट थ्रू द ब्लड बिकॉज इट फ्लो इन द वेन्स। समझ में आई बात कि हार्मोन्स क्या होता है? वेन्स, नली के अंदर बहता है, जबकि एंजाइम जो है वह नली के अंदर नहीं बहता है। यही कारण है कि यह ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जबकि हार्मोन्स ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। तो पेनक्रियाज कहाँ पे होते हैं? हमारे बाएं साइड होता है, स्टोमक के नीचे होते हैं, ठीक है। स्प्लीन इसके जस्ट पास होती है। स्प्लीन बोले तो तिल्ली, ठीक है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा। स्प्लीन तिल्ली को कहा जाता है, और ब्लड बैंक भी स्प्लीन को ही कहा जाता है। यह ब्लड में इन डिटेल पढ़ाया है, बायोलॉजी को इन डिटेल बता रहे हैं, ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस को क्या कर रहे हैं? इन डिटेल पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से समझते चलिए, जीके जीएस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहाँ पे साइंस देख लीजिए, और वहाँ पे हम सोशल साइंस से अलग पार्ट बना दिए हैं और साइंस से अलग पार्ट बना दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ दोनों देखते चलिए, और उसके बाद जीके जीएस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पेनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय, लिख लो। यह कहाँ पे होता है? यह स्टोमक, पेट के नीचे होते हैं। कहाँ पर? बाएं साइड, लिख लीजिए। यह पेट बोले तो उदर, यह उदर के नीचे बायां साइड होता है, बायां तरफ होता है, ठीक है। उदर बोले तो उदर का मतलब होता है पेट, स्टोमक बायोलॉजी में उदर देता है, इसीलिए हमने लिख लिया कि उदर के नीचे बायां तरफ होता है। अब पेनक्रियाज के अंदर अल्फा बीटा गामा सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। पहला बार साइंटिस्ट लेंगरहेंस नामक साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या किया था? पेनक्रियाज का अध्ययन किया था। तो लिख लीजिए, पहली बार पेनक्रियाज, ये भी सवाल पूछा है जी। पहली बार पेनक्रियाज का अध्ययन बोले तो स्टडी लेंगरहेंस नामक वैज्ञानिक ने किया, और बताया कि, क्या बताया? और बताया कि इसके अंदर अल्फा बीटा और गामा सेल, गामा कोशिका, सेल का मतलब होता है कोशिका, मौजूद होते हैं। तो पेनक्रियाज के अंदर क्या होता है? पेनक्रियाज बोले तो अग्नाशय के अंदर अल्फा बीटा गामा सेल होता है। तो इस तरह से लिख लो पेनक्रियाज, ध्यान से समझिएगा। और पेनक्रियाज में यहां पर लिखो हार्मोन्स, और उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए एंजाइम। अब सुनो, एंजाइम, ठीक है। हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन सेक्रेट होती है? तो हार्मोन्स यहां से इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। तो मधुमेह के बीमारी में इंसुलिन की ही क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मधुमेह बोले तो डायबिटीज में किसका कमी हो जाता है? तो हार्मोन्स में आपका इंसुलिन का कमी हो जाता है। और यही कारण है कि चीनी के रोगों को, जो भी मरीज होते हैं डायबिटीज का, उसको इंसुलिन का सुई दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जिंक पाया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और जिंक ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। खूब पूछता है सवाल ये सब्जी, कहां से पूछेगा? हर एक को आसपास का सवाल को लपेट रहे हैं। तो हार्मोन्स में लिख लीजिए, यह इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है। स्रावित का मतलब होता है सेक्रेट करता है। यह इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करता है, ठीक है। डायबिटीज, अगला पॉइंट लिख लो। मधुमेह के रोगी को, मधुमेह रोग में रोगा लिखा गया। मधुमेह रोग में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन का क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। और एंजाइम में क्या क्या सेक्रेट होता है? तो पेनक्रियाज में एंजाइम में सेक्रेट होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिख लीजिए। लाइपेज, उसके बाद में दूसरा
एमाइलेज, एम आई दिला दे लाई, एम आई दिला दे लाई, या नहीं तो एल ए टी बताए थे ना, तीसरा ट्रिप्सिन हो गया। यह कहाँ पे बताए थे? तो जब हम डाइजेशन पढ़ा रहे थे तो पेनक्रियाज का हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, यहाँ पर इन डिटेल बता रहा हूँ। तो लाइपेज एल हो गया, एमाइलेज ए हो गया, और ट्रिप्सिन आपका, ट्रिप्सिन जो है ना आपका टी हो गया। लाइपेज से लिबिर, लिबिर यह क्या करता है? तो यह मेरे भाई वाइल वगैरह, वाइल हो गया, वसा हो गया, इसको क्या कर देता है? तोड़ देता है। और उसके बाद में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है? ब्रेक करता है। और ट्रिप्सिन जो है ना यह प्रोटीन को तोड़ देता है। याद आ रही है? तो यह सब तो कहानी हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अब सुन लो, अल्फा बीटा गामा सेल होता है किसके अंदर? तो पेनक्रियाज के अंदर होता है। अल्फा सेल से किस हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है? बताइए, अल्फा से कौन सा हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है? खूब पूछता है। ग्लाइकोजेन की निर्माण होती है, ठीक है, और यह ग्लूकोज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा साफ करें, इसको साफ करें कि यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर लिख लेता हूं। अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लाइकोजेन निकलता है। तो अल्फा सेल ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन का निर्माण करता है। अल्फा सेल ग्लाइकोजेन का निर्माण करता है, और इससे और इससे और इससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज, ग्लूकोज एक बार पूछा था इसका, जानते हो क्या? केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है जी। इससे ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। अगला नोट में बात लिख लो, क्या लिखोगे? तो मधुमेह का रोगी या मधुमेह रोग, जो भी लिखना है लिखिए। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, डायबिटीज में ग्लूकोज ही बढ़ जाता है, और इस ग्लूकोज को कम करने के लिए कौन सा मेटल दिया जाता है? तो जिंक दिया जाता है। अर्थात चीनी का मरीज जो है ना वह जिंक खाएगा तो उसका चीनी शुगर जो है ना वह कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। यही कारण है कि डॉक्टर साहब शुगर के मरीजों को जामुन खाने के लिए बताते हैं। ब्लैकबेरी का मतलब होता है काला जामुन, और यह काला जामुन खाने के लिए क्या करते हैं? डॉक्टर साहब सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। डॉक्टर एडवाइस टू मी, ठीक है, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। यह पढ़े हो ना बाबू? जो भी मेरे भाई ध्यान से समझिए बात को। इंग्लिश का अपलोड करूंगा लेकिन उसमें अभी समय लगेगी, इसलिए धैर्य बना करके जीके जीएस को पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए, तो बात की बात है, ग्लाइकोजेन का निर्माण करता है और इससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। लिख लो, मधुमेह की रोगी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इसको घटाने के लिए जिंक दिया जाता है, अर्थात इंसुलिन की सुई दी जाती है। इंसुलिन का सुई दिया जाता है टीका। इंसुलिन में क्या होता है? तो जिंक पाया जाता है। खूब पूछता है जी, समझा बात की? कौन सा मेटल पाया जाता है इंसुलिन के अंदर? जिंक पाया जाता है। तो लिख लो, डायबिटीज, मधुमेह रोग में, मधुमेह के रोग में या मधुमेह रोगी में, मधुमेह रोग में ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इसे घटाने के लिए, इसे घटाने के लिए इंसुलिन, इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। इंसुलिन का टीका बोले तो इंजेक्शन, टीका लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद में अल्फा के बाद लिख लीजिए बीटा सेल, इसको मिटा दे, साफ करे। समझ में आ रहा? अच्छा, एक बात क्वेश्चन हम नहीं पूछे, यहाँ में एनटीपीसी सवाल पूछा था ना कि वह कौन सा ग्लैंड है जिसे मिक्स ग्लैंड के तहत जाना जाता है। मिक्स ग्लैंड कहने का मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि, और मिश्रित ग्रंथि कहने का अर्थ है कि जो एंजाइम भी सेक्रेट करता है और उसके बाद में हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो ना, यह हार्मोन्स भी सेक्रेट कर रहा है, एंजाइम भी सेक्रेट कर रहा है, तो यह मिक्स ग्लैंड हो गया। तो मिक्स ग्लैंड के तहत किसे जाना जाता है? आपका पेनक्रियाज को जाना जाता है, अग्नाशय को जाना जाता है। एनटीपीसी यह सवाल पूछ चुका है। समझ में आई बात? तो लिखना है तो लिख लीजिए, मिश्रित ग्रंथि के तहत पेनक्रियाज को जाना जाता है, क्योंकि यह हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम को भी सेक्रेट करते हैं। ठीक है, मिटा दे इसे। चलिए ध्यान से समझते चलो। अल्फा सेल हो गया, उसके बाद में बीटा सेल और गामा सेल, तब खत्म हो जाएगा आपका पेनक्रियाज भी। उसके बाद हम लोग सेंस ऑर्गन पे चलेंगे, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। एक बच्चा को कहे कि हेडिंग लगा सेंस ऑर्गन, तो जानते हो क्या लगाया था? सेक्स ऑर्गन। दिखते की बात हो जाएगी, सेंस के जगह सेक्स लिखा जाएगा तो समझ रहे हो, आकाश पाताल की अंतर हो जाएगा।
इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो भी हेडिंग लगाने के लिए बोलेंगे। अल्फा सेल हो गया, उसके बाद में अगला यहाँ पे लिखो बीटा सेल। बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। सवाल यह भी पूछा हुआ है कि किस सेल के, पेनक्रियाज के किस सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। और लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, यही सेल के बारे में बताया था कि अल्फा बीटा गामा सेल होते, तथा साथ साथ यह भी बताया कि पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं उससे क्या होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। तो लिख लीजिए बीटा सेल। इससे इंसुलिन हार्मोन, इससे इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, या इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। इससे इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है, स्रावन होता है। अब सुनो, इंसुलिन क्या करता है, तो मेरे भाई इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है, जबकि ग्लाइकोजेन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, इंसुलिन इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है सॉरी, क्योंकि इसके अंदर जिंक बोले तो जस्ता, और यह होता है सस्ता 30। तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जिंक पाया जाता है। अब सुनो, एग्जाम्पल में क्या लिखना, काला जामुन ब्लैकबेरी इज द नोन एज काला जामुन, ठीक है, एंड जिंक मेटल इज द प्रेजेंट इन द ब्लैकबेरी, आर यू अंडरस्टैंड। चलिए, उतना ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलना है। काला जामुन का मतलब क्या होता है, जो भी जामुन होते हैं उसके अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। लिख लीजिए, इसमें जिंक पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जिंक पाया जाता है। तो शुगर के मरीजों को जामुन खाने के लिए क्यों बोला जाता है, तो शुगर के मरीजों को जामुन खाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि जामुन के अंदर जिंक पाया जाता है। और जिंक करेगा क्या, तो जिंक जो है ना, वह आपका ग्लूकोज की लेवल को घटा देगा। अर्थात डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा कोई फायदा करता है ना, तो काला जामुन करता है, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, करी पत्ता में भी क्या होता है, करी पत्ता, इसमें भी जिंक पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जिंक पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि करी पत्ता जो खा रहा है ना, तो सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए और यह के लिए खा रहा है, यह कोई जरूरी नहीं है। करी पत्ता का इस्तेमाल ग्लूकोज के लेवल को घटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि डायबिटीज चीनी के मरीजों को, शुगर के मरीजों को क्या होता है, जिंक की मात्रा क्या हो जाती है, वह जिंक की मात्रा जो है ना वह कम हो जाती है। तो जिंक पाया जाता है, और यही क्या करता है ना, ग्लूकोज को घटा देता है। ग्लूकोज बढ़ जाता है ना, समझ में आए, जिंक घट जाता है, इसीलिए जिंक बाहर से लगाया जाता है इंसुलिन के रूप में। अगला अल्फा सेल हो गया, बीटा सेल हो गया, और यहाँ पे लिख लेता हूँ गामा सेल। तीनों में आप कंपेयर देख लीजिएगा। अगला हेडिंग लगा लो, बीटा सेल। बीटा सेल से क्या होता है, सोमैटोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और यह करता क्या है, जो भी खाना वगैरह खाते हो वह खाना से एब्जॉर्ब कर लेता है आपका एनर्जी को, और आपको दे देता है, जिससे बॉडी की ग्रोथिंग होती है। तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई को देखोगे ना कि खाएगा बकरी की तरह और सूखेगा लकड़ी की तरह, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि खाना खा रहा है तो एनर्जी उससे तो मिलेगी, और वह एनर्जी हमारे बॉडी में जाएगी, जिससे क्या होगा, बॉडी हमारी ग्रोथ करेगी, बॉडी हमारा स्वस्थ रहेगा। 10% रूल हम बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस हम लोग खाते हैं तो उसका 10% ही हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो 90% कहाँ जाते हैं, जो हम बोल रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, तो यह 90% एनर्जी इसमें चली जाती है। फिजिक्स के अनुसार एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज बी कंजर्व, known as the conservation of energy. It means the total energy of the body of an isolated system remains be constant. तो यह फिजिक्स में बात करेंगे कि यह क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी बायोलॉजी बता रहे हैं, तो बायोलॉजी को ध्यान से पढ़िए, सावधानी पूर्वक। कोई भी चीज साइंस के बारे में बताए थे ना कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किया गया प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्या, बीटा सेल हो गया। तो बीटा सेल कहने का अर्थ होता है, इससे लिख लो, इससे सोमैटोस्टेरोन
अस्टेनिन, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन सेक्रेट होता है जो फूड से, फूड बोले तो खनिज, जो खनिज से ऊर्जा प्राप्त करता है और बॉडी बोले तो शरीर, और शरीर का विकास होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन्स भी बोलते हैं जी। शरीर का विकास होता है, लिख लो। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। कहाँ पे लिखे, इसको मिटार दें, बोलिए। मिटाना तो पड़ेगा ही, मेरी मजबूरी है। मेरे नसीब में एक भी गम नहीं होता यदि मेरे नसीब लिखने का हक मेरी माँ को होता। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते चलिए बात को। समझ में आ रही है तो अच्छी बात, नहीं आ रही है तो वीडियो को क्या करिए, पीछे की तरफ ले जाइए दोबारा और देखते आइए, बिल्कुल समझ में आएगा। साइंस जो है समझने का चीज है, नहीं समझिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलो। अगला लिखिए, क्या लिखिएगा, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन को सोमैटोस्टेनिन हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह करता क्या है, यह जब भोजन करोगे ना तो उस भोजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉडी को दे देता है। यही कारण है कि इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। और एक नोट में इंपॉर्टेंट बात लिख लो कि सभी हार्मोन्स जो है ना वह प्रोटीन के बने होते हैं, एक्सेप्शन में एस्टेरॉइड लिख लेना। ठीक है, यह सवाल पूछा हुआ है कि सभी हार्मोन्स किसका बने होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। तो सभी हार्मोन्स जो है वह प्रोटीन के बने होते हैं, एक्सेप्शन में आपका एस्टेरॉइड छोड़ करके। एस्टेरॉइड भी क्या होता है, हार्मोन्स होती है जो कहां से निकलता है, गोनेट्स ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो यह तो बात की बात है। ऐसे हार्मोन्स हम पीछे पढ़ाए हुए हैं जी। ग्लैंड्स के पास कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, इसके जस्ट पिछला लेक्चर में ही बताया है। तो लिख लो, सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। सभी हार्मोन क्या होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। एक्सेप्शन में क्या लिखिएगा, तो एक्सेप्शन में एस्टेरॉइड लिख लो। एस्टेरॉइड को क्या होता है, छोड़ करके कहा जाता है। यह मिटा दे और पेनक्रियाज क्या हो गया, समाप्त हो गया। तब तक के लिए आपको क्या करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, पानी पी करके आते हैं। तब तक आप भी पानी पी लीजिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप भी पानी वगैरह पी लिए होंगे। 1 मिनट कहते हैं 15 सेकंड में आ जाते हैं। तो कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब हेडिंग लगाइए, 38-39 मिनट हमने केवल यह 2 ग्लैंड के ऊपर चर्चा किया। ठीक है, यहां से जो भी पेनक्रियाज से क्वेश्चन बने या आपका लीवर से क्वेश्चन बने, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिएगा, बायोलॉजी को इन डिटेल बता रहे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना बायोलॉजी आपके लिए काफी है। ठीक है, चलिए मिटा दें। अब हेडिंग लगाइए, सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन। अब सुनो, सेंस ऑर्गन क्या होता है, ज्ञानेंद्रिया बताते हैं। ज्ञानेंद्रिया करता क्या है, ज्ञानेंद्रिया कहने का अर्थ होता है कि इससे हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, ज्ञान को केंद्रित करने का काम करता है, ज्ञान को बताने का काम करता है। जैसे कि आपका आंख देखने का काम करता है, उसके बाद में कान सुनने का काम करता है, नाक स्मेलिंग का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग लगा लीजिए, क्या, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन बोले तो ज्ञानेंद्रिया होता है, ज्ञानेंद्रिया होता है जी। और कितने होते हैं ज्ञानेंद्रिया, टोटल 5, कुल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ऐसे लिखो, कुल 5
सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन लिखे हैं, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं लिखेगा। ध्यान से समझिए बात को। कुल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। अब कौन कौन होते हैं 5 गो? तो पहला लिख लो आंख होते हैं। पहले क्या लिखोगे? कान लिखो, कान। दूसरा में लिखोगे क्या? आंख, आंख। तीसरा क्या लिखोगे? नाक। उसके बाद में चौथा लिख लो जीभ, और उसके बाद में पांचवा लिख लो त्वचा। त्वचा बोले तो स्किन, ठीक है, और जीभ बोले तो टंग, टंग हो गया। और उसके बाद में नाक बोले तो नोज हो गया। मैं भी कितना तो गुड इंग्लिश पढ़ के आए हुए होंगे। आंख का मतलब होता है आई, और कान का मतलब होता है ईयर, ठीक है। और एक छठा होता है सेंस ऑर्गन महिलाओं में, ठीक है। महिलाएं में क्या होता है? सेंस ऑर्गन होता है। पति को देख कर कैसे समझ जाती है कि आज क्या करने वाला है, कहेगा कि मारे गइएगा का, अब पति बेचारा पी करके आयल है तो थुड़िए देगा। तो इसका भी क्या है? आपका सेंस ऑर्गन है, छठा होता है। यह महिलाएं में होता है, थुड़ाने वाला सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो चलिए, यह तो बात की बात है। अब हेडिंग लगाइएगा क्या? कान। कान, कान क्या करता है? तो कान जो है ना, यह सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा वैसा सेंस ऑर्गन जिससे हम लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं? साउंड को सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं, वही क्या होता है? कान होता है। तो लिख लो, इससे इससे आवाज को, इससे आवाज को सुना जाता है, सुना जाता है, ठीक है। यह क्या करता है? तो यह सेंस कराता है आवाज के लिए, साउंड के लिए। अब कान का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह देखो, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। बनाने का तो प्रयास मैं कर ही रहा हूं, ध्यान से समझते चलो। सुनो, यह वाला भाग को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका पिन्ना, ठीक है। यह पिन्ना होता है पूरा। यह वाला कान का जो भी ऐसे पकड़ लिया ना, ठीक है। मैडम क्या करती थी, जब बचपन में स्कूल में जाते थे और कुछ नहीं समझ में आता था, तो मैडम लेकर के कनवा को ऐंठ देती थी, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसी को क्या बोला जाता है? पिन्ना बोला जाता है। पिन्ना क्या करता है? यह बैलेंस बनाने का काम करता है। कुत्तों में, जानवरों में देखोगे ना, तो पूंछ, उसका टेल क्या होता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। जब पूंछ कुत्ता दौड़ता है तो देखना एकदम 90 डिग्री से पूंछ जो है ना वह खड़ा हो जाती है। तो बैलेंस बनाने का काम करता है पिन्ना। लिख लीजिए, पिन्ना। पिन्ना क्या करता है? यह बैलेंस बनाने का काम करता है। यह बैलेंस, यह बैलेंस बनाने का काम करता है। बैलेंस बनाने का क्या करता है? काम करता है। यह अवशेषी अंग है जी, यह अवशेषी अंग है। अवशेषी बोले तो वेस्टेज है। आने वाला समय में ऐसा साइंटिस्ट ने बताया है कि हमारा कान का जो यह बाहर वाला पिन्ना है ना, वह खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यह अवशेषी अंग हो, यह अवशेषी अंग है। यह क्या है आपका? तो अवशेषी अंग है। यह साउंड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। यह साउंड को एब्जॉर्ब करता है। तो साउंड कहां से एब्जॉर्ब होती है? साउंड जो है इसी से ऑब्जर्व होती है। तो सर नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो बाबू साउंड एब्जॉर्ब होती है, सीधे साउंड जाएगा इस ईयर ड्रम से होते हुए। इसको ईयर किनाल बोलते हैं, ड्रम आगे होगा, ठीक है। पिन्ना, तो यह पहला क्या हो गया? पिन्ना। यह ऊपर वाला को बोलते हैं हेलिक्स, हेलिक्स। और नीचे वाला को बोलते हैं लोबुले, LOUBLE, लोबुले। लोबुले क्या होता है? नीचा वाला होता है कान का पार्ट, और हेलिक्स जो है ना वह ऊपर वाला होता है। लोबुले जिसमें महिलाएं पहनती है क्या? झुमका, बाली, कनबाली, ठीक है, कान में पहना जाता है, ठीक है। कान के बाली, समझ में आई बात? तो सुनो, कान की जो बाली है ना जिसमें महिलाएं पहनती है यहाँ पे, उसको क्या बोला जाता है? लोबुले बोला जाता है। और ऊपर वाला को हेलिक्स बोला जाता है। कुछ कुछ महिला को देखोगे ना तो वह भर कान ही पहनती है, ठीक है। भर कान क्या करती है? पहनती है। तो महिलाएं जिसमें पहनती है झुमका वगैरह, उसको बोला जाता है लोबुले, और ऊपर वाला को बोला जाता है हेलिक्स, ठीक है। तो लिख लीजिए, ऊपर वाला यह होता है हेलिक्स और नीचे वाला होता है लोबुले। और उसके बाद में यहाँ से साउंड क्या होता है? अब जाता है ईयर कैनाल से होते हुए। ईयर कैनाल, इसको क्या बोलेंगे? ईयर कैनाल बोलते हैं। ईयर कैनाल, ईयर कैनाल का मतलब होता है यह नली होता है जिससे साउंड क्या होता है? जाता है। अब सुनो साउंड कैसे जाएगा? यहाँ पर ईयर कैनाल से जा करके, और ईयर ड्रम यहाँ पे होते हैं। इस तरह से क्या होता है? ईयर ड्रम होता है। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। और इससे क्या होता है? आवाज आ करके इससे टकराता है। तो लिख लो, आवाज जो है यहाँ पे, आवाज
आवाज इससे टकराता है, या इसी को टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है जी। आवाज इससे टकराता है, ठीक है, आवाज इससे टकराता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, 3 गो हड्डी होते हैं कान में, मेलियस इंकस स्टेपिज। और यह क्या करता है, तो मेलियस इंकस स्टेपिज जो है ना, यह भेजता है कॉक्लिया के पास, और कॉक्लिया आवाज को सिग्नल में बदल देता है। तो सुनो, कॉक्लिया इस तरह से होता है, ऐसे ध्यान से समझते चलिएगा। इस तरह से क्या होता है, कॉक्लिया होता है, ऐसे ध्यान से समझते चलो जी, ठीक है। सुनो, इस तरह से क्या होता है, तो यह जो है आपका कॉक्लिया होता है, बनाने का हमने प्रयास किया है। यह क्या है आपका, तो कॉक्लिया है, COCHELEA, कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या करता है, तो कॉक्लिया आवाज को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यह आवाज को सिग्नल में बदल देता है, आवाज को सिग्नल में बदल देता है। अब ऐसे थोड़ी बदलेगा, यहाँ पर टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इससे आवाज टकरा गया, ईयर ड्रम से आवाज टकरा गया, और इसके पास क्या होता है, ईयर ड्रम के बाद 3 हड्डी होते हैं, मेलियस इंकस स्टेपिज, लिख लो, यहाँ पे 3 हड्डी होते हैं। 3 हड्डी बोले तो बोन होते हैं, 3 हड्डी होते हैं, और वह तीनों हड्डी का नाम लिख लो, मेलियस होता है, उसके बाद में इनकस होता है, और तीसरा जो है ना स्टेपिज होता है। स्टेपिज होता है, कान का सबसे छोटा हड्डी होता है जी। हमारे शरीर में सबसे छोटा हड्डी कहाँ पे होता है, तो कान में होता है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। मेलियस इंकस स्टेपिज हड्डी में तो पढ़ाए हुए ही है। तो यहाँ पर मेलियस इंकस स्टेपिज क्या होता है, साउंड यह भेज देता है कॉक्लिया के पास, और कॉक्लिया आवाज को सिग्नल में बदल देता है, और सिग्नल में बदलने के बाद यहाँ पे भेज देता है, कहाँ पे, नर्व फाइबर के पास भेज देता है, ब्रेन में भेज देता है, नर्व फाइबर में भेज देता है। यह आवाज को पहचानने का केंद्र होता है, आवाज को पहचानने का केंद्र होता है। अर्थात हम जब बोल रहे हैं और हमारी बातों को तुम सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो यही नर्व फाइबर के द्वारा, यह ब्रेन में होता है, यह आवाज को पहचानने का काम करता है, यह आवाज को पहचानने का काम करता है। अब जैसे तुमको सुनो, एक बात बताते हैं, एक बात तुझे बतलाऊं, चलो बतलाता हूं। क्या बतलाऊंगा, तो आप अच्छा से जानते हो कि कभी कभी किसी का आवाज तुम सुने हो, और दोबारा जब आया वह, तो बिना उसका चेहरा देखे हुए बता देते हो ना कि ये फलना है। अर्थात यह क्या करता है, नर्व फाइबर आपका आवाज को सिग्नल में बदल लेता है, और सिग्नल में बदलने के बाद बता देता है कि अच्छा ये फूफा जी का आवाज है। समझ में आई, तो यह नर्व फाइबर, यह कितना देर में हो जाता है, यह 0.1 सेकेंड में यह काम हो जाती है। यही कारण है ना कि पता नहीं लगता है कि समय लगा, 1 सेकेंड से भी कम है, 0.1 सेकेंड है, समझ रहे हो। 1 सेकेंड का 10 भाग, 1 सेकेंड को 10 हिस्सा करिएगा तो 0.1 सेकेंड आएगा। तो लिख लीजिए, आवाज को पहचानने का काम होता है, यह 10 सेकेंड में हो जाती है, यह 0.1 सेकेंड में हो जाता है। 0.1 सेकेंड में क्या हो जाता है, यह हो जाता है, आवाज को पहचाना जा सकता है। और यदि इससे पहले हो गया, 0.1 सेकेंड से पहले पहुंच गया, तो आवाज रिवर ब्रेस हो जाएगी, कुछ नहीं सुनाई देगा, घर 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 करने लगेगा। अर्थात आप 2 फोन को लेकर के और दोनों में अलग अलग गाना बजा लीजिएगा, एक में भोजपुरी बजा लीजिएगा और एक में हिंदी बजा लीजिएगा, और दोनों आप कान के पास सटा लीजिएगा, देखिएगा दोनों में से कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 0.1 सेकेंड से पहले ही आवाज क्या हो जा रही है, तो यह जो है आपका आवाज सिग्नल में बदल जा रही है। और यही कारण है ना कि आवाज क्या हो गया, रिवर ब्रेस हो गया। सिग्नल में बदलने के लिए 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए। यह आपको सूचित किया जाता है कि 0.1 सेकेंड का समय नहीं रहेगा तो आपको सुनाई नहीं देगी, रिवर ब्रेस हो जाएगी, घर घर की आवाज आने लगेगी। समझ में आई। तो नर्व फाइबर क्या होता है, आवाज को पहचानने का काम करता है, यह 0.1 सेकेंड में ही हो जाता है। उसके बाद में एक नोट में बात लिखो, 10 डेसिबल साउंड को किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में मेजर किया जाता है। खूब पूछता है जी, फिजिक्स में से तो बताएंगे ही, लेकिन यहां पर भी लिख लीजिए, यह 10 डेसिबल डीबी, यह 10 डेसिबल से कम के आवाज को सिग्नल में नहीं बदलता है, सिग्नल में नहीं बदलता है। समझ में आई बात, नहीं बदलता है, 10 डेसिबल से ऊपर होना चाहिए। अब इसमें बताएंगे कि अल्ट्रासोनिक क्या होता है और इंफ्रासोनिक क्या होता है।
समझ में आई। अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक फिजिक्स में पढ़ाना है तो अभी काहेला उसको डिटेल में समझाते जाए, फिजिक्स का चीज फिजिक्स में रखे तो अच्छी बात है। तो यह सेंस ऑर्गन में ईयर समझ में आया, बोलिए ईयर का आपका पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया, बना दिया। तो एक बात आप आराम से आंख मूदिएगा और बोलिएगा कि हेलिक्स होता है आपका ऊपर वाला, लोबले नीचा होता है, पिन्ना बाहर का साइड होता है, आवाज को कंजर्व कर लेता है, आवाज को ऑब्जर्व करके ईयर कैनाल के द्वारा जा करके आवाज टकराती है ईयर ड्रम से, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, और इसके पीछे 3 हड्डी होता है, मेलियस इनकस स्टेपिज, और उसके बाद आवाज चल जाता है कॉक्लिया के पास, कॉक्लिया आवाज को सिग्नल में बदल करके नर्व फाइबर को नर्व फाइबर को दे देता है, और यह नर्व फाइबर क्या करता है, तो नर्व फाइबर आवाज को पहचानने का केंद्र होता है, 0.1 सेकंड में क्या हो जाती है, यह नर्व फाइबर के पास चली जाती है, अर्थात 0.1 सेकंड से पहले यदि नर्व फाइबर के पास यदि कोई आवाज पहुंच जाता है तो कुछ नहीं सुनाई देती है, और आवाज जो है ना रिवर्ब्रेस हो जाता है, घर घर की आवाज आने लगती है, और उसके बाद में जो है अगला 10 डेसिबल से कम आवाज को क्या करता है, यह सिग्नल में नहीं बदलता है कॉक्लिया। तो यह क्या था आपका कान का पूरा स्ट्रक्चर था। कान समझ में आई बात। सबसे छोटा हड्डी कहां पर होता है, कान में होता है, और सबसे छोटी मांसपेशी अभी कान के पास होता है। हड्डी है तो वहां पर मांस रहेगा ही, समझ में आई। स्टेपिडस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेपिस सबसे कान की छोटी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जांघ में होता है। तो हमने स्केलेटन सिस्टम में इन डिटेल बताया है, 206 हड्डी को नाम याद करा दिए हैं। जिस तरह से आप उसका नाम याद रखे होंगे ना, उसी तरह से 206 हड्डी का नाम जो है हम याद करा दिए हैं पूरे बॉडी का। तो मिटा दे। अब कान के बाद हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या, कान के बाद हेडिंग लगा लीजिए नाक, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो नाक। अब नाक क्या होता है, तो नाक जो है जिससे हम लोग सुगंध लेते हैं, दुर्गंध लेते हैं, वही नाक होता है, ठीक है। अच्छा, सुगंध और दुर्गंध किसके द्वारा नाक में आती है जी, वाइल्फैक्टरी नर्व होता है जिसके द्वारा सुगंध आता है, नहीं तो दुर्गंध आती है। तो लिख लीजिए, अगला हेडिंग लगा लीजिए नाक। कान के बाद नाक, नाक बोले तो नोज लिख लिए। चलिए मैं भी हेडिंग लगा देता हूं, नाक। दूसरा नाक। अब सुनो, नाक में क्या क्या है, नाक बोले तो नोज, ठीक है। इसमें वाइल्फैक्टरी नर्व होता है जिसकी सहायता से दुर्गंध या सुगंध की महसूस होती है। लिख लो, इसके अंदर वाइल्फैक्टरी नर्व होता है, वाइल्फैक्टरी नर्व होता है जिससे सुगंध और दुर्गंध आती है, सुगंध और दुर्गंध आती है। अब सुनो, कोई परफ्यूम वगैरह मारले है, ठीक है, तो पता चलेगा ना कि सेंट मार करके आइल है, स्मेल दे रही है। और कोई जो है ना, मान के चलिए कहीं पर जानवर मरा हुआ है, सड़ गया है, तो स्मेल देता है, तो लगता है ना कि यहाँ पर बहुत ही खराब महक रहा है। तो यह क्यों, तो वाइल्फैक्टरी नर्व होता है। तुरंत नाक को ऐसे करके बंद कर लोगे, क्योंकि सामने ही होता है, कंजर्व कर लेता, ऑब्जर्व करके भेज देता है ब्रेन में। ब्रेन कहता है कि पहचानिए तो यह कैसा सुगंध है, तो पहचान के बता देगा, ठीक है। तो इसके अंदर वाइल्फैक्टरी नर्व होता है जिससे सुगंध और दुर्गंध आती है। अब सुनो, यहाँ पर साइनस वर्ड यूज किया जाता है। साइनस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वाइल्फैक्टरी नर्व होते हैं ना, तो नाक के लिए साइनस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए साइनस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शब्द का यूज बोले तो प्रयोग किया जाता है। पूछ देता है जी कि साइनस किसके लिए यूज किया जाता है, नाक के लिए। चारों ऑप्शन दे देगा, नाक लगा दीजिएगा। इसके लिए साइनस शब्द का प्रयोग किया जाता है, साइनस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, साइनस में कौन कौन आएगा, सुनो। साइनस में सबसे पहले आएगा फ्रंटल साइनस, उसके बाद में इथेनॉइड साइनस, उसके बाद में मैक्सिलरी साइनस और स्टेनॉइड साइनस होता है। अब यह 4 गो साइनस क्या क्या करता है से बताता हूं। साइनस में पहला होता है फ्रंटल साइनस। यह फ्रंटल साइनस क्या होता है, यह कपाल के पास होता है। लिख लो, यह कपाल बोले तो ब्रेन, यह कपाल के पास, नजदीक लिखो, कपाल के नजदीक होता है। अब सुनो, कपाल बोले तो यहाँ पे होता है साइनस, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंटल साइनस, इथेनॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस और उसके बाद में स्फेनॉइड साइनस।
अर्थात जब किसी को सर्दी होता है ना तो देखिएगा सिर दर्द करता है, उसके बाद में आंख से पानी गिरती है, नाक से पानी गिरती है और कान दर्द करता है, कान लगता है कि जाम हो गया। अर्थात ऐसा कभी तुमने सोचा है कि क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइनस 4 जो है ना मिला हुआ है पूरे आपका नाक से, पूरे यह सिस्टम में लगता है ना कि गजब तरह से फीलिंग आती है। जिसको सर्दी हो जाता है आंख से पानी गिरता है, नाक से पानी गिरता है, माथा दर्द करता है, कान जाम हो जाती है। क्यों? यही कारण है कि सब एक दूसरे से कनेक्ट है और जब सर्दी होता है तो यह चारों सिस्टम एक साथ एक्टिव हो जाती है। दिक्कत? चलिए, तो फ्रंटल साइनस यह कपाल के नजदीक होता है, उसके बाद में फ्रंटल के बाद इथेनॉइड साइनस, ई से आंख होता है, ई वाई आई, और आई मतलब आंख, और इथेनॉइड साइनस तो कुछ कुछ बताते चल रहे हैं, याद रखने का तरीका। दूसरा लिख लो, यह पहला हो गया। दूसरा इथेनॉइड साइनस, इथेनॉइड साइनस यह आंख के नजदीक होता है जी, यह आंख के नजदीक होता है। यह क्या होता है? आंख के नजदीक होता है। और उसके बाद में तीसरा लिख लो, तीसरा क्या लिखिएगा? अस्फेनॉइड साइनस, अस्फेनॉइड, अस्फेनॉइड नहीं मैक्सिलरी, पहले मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस क्या होता है? यह नाक के पास होता है, यह नाक के पास होता है, नाक के पास होता है, ठीक है। उसके बाद में चौथा लिख लो मैक्सिलरी साइनस, और अगला क्या लिखेगा? अस्फेनॉइड साइनस, अस्फेनॉइड साइनस, ठीक है। अस्फेनॉइड साइनस, अस्फेनॉइड साइनस कहाँ पर होता है? तो कान के पास यहाँ पे होते हैं, तो लिख लीजिए यह कान के पास होता है, यह कान के पास होते हैं। समझ में आई? बोलिए, यह फ्रंटल साइनस हो गया, इथेनॉइड साइनस हो गया, मैक्सिलरी साइनस हो गया, अस्फेनॉइड साइनस हो गया। और यही कारण है ना कि जब सर्दी होती है तो यह सब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। बार बार तो यह बात को बोल ही रहे हैं। नाक समझ में आ गया। नाक में जो है ना सुगंध और दुर्गंध किसके द्वारा आती है? तो वाइल फैक्ट्री नर्व के द्वारा क्या होता है? सुगंध और दुर्गंध आता है। उसके बाद में नाक के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या? जीभ। जीभ बोले तो टंग, और उसके बाद में त्वचा, तब बताएंगे आपका आंख, क्योंकि आंख जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए आंख को लास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए नाक के बाद जीभ। जीभ यहां से पूछता है जी, क्या पूछता है से देखो, सवाल बताते हैं, कोड बता देंगे, आराम से बता दीजिएगा। जीभ के किस भाग से खट्टा स्वाद आता है? यह खूब पूछता है जी। मीठा स्वाद आता है, नमकीन स्वाद आता है, किस भाग से स्वाद नहीं आती है? ठीक है, तो सुनो ध्यान से, बात को समझते चलिएगा। जीभ, जीभ बोले तो होता है टंग। टंग यह करता क्या है? यह स्वाद लेने का काम करता है। किसी चीज को बता दीजिएगा कि यह ठंडा है, ठंडा बोल रहे हैं, स्वादिष्ट है कि स्वादिष्ट नहीं है, किसके द्वारा? तो जीभ के द्वारा होता है। एक बात बताए, एक बात बताते हैं आपका कि जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन इसमें इतना ताकत होता है कि आपके 206 हड्डी को क्या कर सके? तोड़वा सके। समझ में आई? क्योंकि रहीमन जिहवा बावरी, कही गई सड़क पतार, आपन तो कही भीतर गई, जूती खात कपार। समझ में आई? रहीमन जिहवा बावरी, कही गई सड़क पतार, आपन तो कही भीतर गई, जूती खात कपार। इसका अर्थ होता है कि रहीम जी कहते हैं कि यह जीभ जो है ना, यह बहुत खचरा होता है। फटाक से बाहर निकल के कोई अपशब्द बोल करके अंदर चला जाता है, और यह अपशब्द बोलने के कारण जीभ को नहीं पड़ती है जूता, जूता कपार को पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा से बोलिएगा कोई भी वर्ड को। समझ में आई? तो चलिए, बात की बात है। अगला हेडिंग लगा लीजिए जीभ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा बात बोलना है कि दूसरों को भी अच्छा लगे और अपने आप को भी अच्छा लगे। और नहीं तो कोई कोई देखोगे ना, ऐसा आप शब्द बोल करके चल जाता है ना कि कहे की बात नहीं। एक व्यक्ति था ना, कहा ना, एक व्यक्ति था जो कह रहा है कि हमारी बातों को आप बुरा मत मानिएगा, और वह बेचारे ऐसा बात बोल दिया कि बुरा मानने की बजाय हमको उसको जूता मारने का मन कर रहा था, ठीक है। तो बात की बात है। उसके बाद में जीभ। जीभ, जीभ बोले तो क्या होता है? जीभ बोले तो टंग, TOUNG, टंग। टंग का मतलब होता है जीभ। यह स्वाद लेने का काम करता है, यह स्वाद लेने का काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट, TAST होता है, टेस्ट बड होते हैं, टेस्ट बड होते हैं,
टेस्ट बड होते हैं। अब सुनो, सामने की तरफ आगे जो है ना जीभ में टेस्ट बड छोटे होते हैं, जबकि अंदर की तरफ टेस्ट बड जो है ना वह बड़े होते हैं। लिख लो, सामने में, ठीक है, सामने में या आगे में, जीभ के आगे में टेस्ट बड छोटा होते हैं, आगे में टेस्ट बड छोटा होते हैं, जबकि अंदर में टेस्ट बड बड़ा होते हैं। इसकी संख्या पूछ देता है कभी कभी जी, टेस्ट बड की संख्या कितना होता है? 8 से 10,000 होती है, 6 से 7,000 भी ऑप्शन में देता है, तो हम अप्रॉक्स बता रहे हैं, ठीक है। गिने कोई थोड़ी बैठल है, किताब भी जो लिखता है ना बाबू, बहुत ही गर्मी है जी, इसलिए बुरा नहीं मानना है, ठीक है। चलिए, टेस्ट बड की संख्या कितनी होती है? तो 8 से 10,000 होता है। लिख लो, 8 से 10,000। 8 से क्या होता है? 10,000 होता है। 7 से 9,000 भी देता है, तो ऑप्शन वहां पे जो होगी उसको मार दीजिएगा, ठीक है। टेस्ट बड की संख्या कितना होता है? 8 से 10,000 होती है। अब जीभ में देखो, जीभ के किस पार्ट से खट्टा आता है, मीठा आता है, कड़वा आता है? तो सुनो, मैं जीभ बता देता हूं और उसके बाद में बना लीजिएगा डायग्राम को। इस तरह से सपोज करो कि क्या है आपका, इस तरह से जो है वह जीभ है, ठीक है। इस तरह से क्या है? जीभ है। अब सुनो, जीभ के आगे वाले भाग से कैसा स्वाद आता है? तो मीठा स्वाद आता है। अग्र भाग से क्या आता है? तो अग्र भाग से मीठा आता है। याद कैसे रखोगे? तो जो भी व्यक्ति तुम्हारे सामने होते हैं ना, वह मीठा मीठा बात बोलते हैं, तो आगे तुम्हारे जो व्यक्ति रहेंगे, सामने रहेंगे, वह मीठा बात बोलेंगे, अर्थात सामने वाला भाग से कैसा स्वाद आएगा? मीठा स्वाद आएगा। और जैसे ही तुमको पीछे चल जाएंगे, तुम पीछे चल जाओगे, उसके सामने नहीं रहोगे, तो तुम्हारा शिकायत करना स्टार्ट कर देगा, अर्थात कड़वा बात तुम्हारे बारे में बोलेगा। तो जीभ के पिछला भाग से कैसा स्वाद आता है? कड़वा स्वाद आता है। करेला वगैरह खाते हो तो कड़वा लगता है। जीभ के किस हिस्सा से? तो पिछला हिस्सा से कड़वा लगता है। समझ में आ रही है कुछ? तो पिछला भाग से कैसा स्वाद आता है? कड़वा। और कड़वा बोले तो बीटर, ठीक है। और यही कारण है कि करेला का नाम पड़ता है बिटर गॉड। बिटर गॉड का मतलब होता है करेला। समझ में आई बात? नीम का दातुन चबाओगे तो कड़वा लगेगा, क्यों? क्योंकि पिछला भाग जो है, टेस्ट बड जो होते हैं, यहाँ से कड़वा स्वाद आता है। तो जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? तो पिछला भाग से। और मीठा किस भाग से आता है? तो अग्र भाग से आता है। चाय वगैरह पियोगे तो आगे वाला भाग जल जाता है, क्योंकि चाय मीठा होती है। तो सीधा सीधी बात है कि मीठा किस भाग से? अगला भाग से। और कड़वा किस भाग से? पिछला भाग से। और जैसे ही तुम आसपास रहोगे ना व्यक्ति का, तो ऐसे देख देख करके बोलेगा, ठीक है। समझ में आई बात? लगेगा कि मीठा बोले कि नमकीन बोले, मीठा बोले कि नमकीन बोले। तो जस्ट अग्र भाग यहाँ पर मान लिया यह है, ठीक है, यह पश्च भाग है। और यहाँ पर जो है आपका क्या है? तो इसको हम लोग पश्च भाग बोलते हैं, पार्श्व पश्च भाग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस भाग से क्या आता है? तो इस भाग से नमकीन स्वाद आता है, नमकीन स्वाद, ठीक है, नमकीन स्वाद। समझ में आई? और उसके बाद में यहाँ से कौन सा आता है? तो यहाँ से जो है ना खट्टा स्वाद आता है, खट्टा। इसको क्या बोला जाता है? पार्श्व पश्च भाग, पार्श्व पश्च भाग। और इसको कौन सा बोला जाता है? पार्श्व भाग, पार्श्व भाग बोला जाता है। समझ में आई बात? तो नमकीन, मीठा के जस्ट बगल में नमकीन और कड़वा के जस्ट बगल में खट्टा। और जीभ से नो टेस्ट, कोई स्वाद नहीं आता है बीच वाला भाग से। नो टेस्ट, बीच वाला भाग से कोई स्वाद नहीं आता है। तो दवा वगैरह जिसको देखते हो ना, कड़वा जो दवा होता है ना, वह क्या होता है? जीभ के ऊपर रखता है। समझ में आई बात? कोई स्वादे नहीं आएगा, जीभ के ऊपर आएगा। कोई कोई तो बहुत खतरनाक है जी। यहाँ पर जो पिछला भाग होता है ना कड़वा, इसको पिछला भाग बोलते हैं। पिछला भाग यह होता है। कोई कोई दवा को साफ यहाँ पिछला भाग से भी उठा करके सीधा डाल देता है, सीधा फूडे पाइप में लगता है कि ले जाके रख देगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पिछला भाग, एक इसका कोड बनाना है तो बना लो। हाँ, जीभ किससे जुड़ा होता है जी? ठीक है, जीभ जो है ना वह आपका फ्रेनलम से जुड़ा होता है। अर्थात किसी व्यक्ति को कहता है ना कि राखी लगा करके जीभे खींच लेंगे, अर्थात किसी का जीभ खींचोगे ना तो उसका पूरा जो है ना क्या होता है, इसको ऑसोफेगस वगैरह सब खींचा जाएगा। क्योंकि जीभ जो है ना वह किससे जुड़ा होता है? फ्रेनलम से जुड़ा होता है। लिख लीजिए, जीभ नोट में बात डाल करके नोट में लिख लो, जीभ फ्रेनलम से जुड़ा होता है। फ्रेनलम से
जुड़ा होता है। जीभ किससे जुड़ा होता है? तो जीभ जो है वह फ्रेनलम से जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? एक कोड वगैरह बनाना है तो बना लो, पका आम कम खट्टा, पका आम कम खट्टा। जो पके हुए आम होते हैं ना वह क्या होते हैं? कम खट्टे होते हैं। जो नहीं पके हुए आम होते हैं वह खट्टे होते हैं। अर्थात पश भाग पिछला, प से क्या हो गया? पिछला, और पिछला भाग से क्या आएगा? क से करवा। समझ में आई बात? अग्रभाग, अग्रभाग से क्या आएगा? अ से मीठा, ठीक है, मीठा। और किनारा, ठीक है, यहाँ पर देखो किनारा, किनारा से क्या आएगा? तो किनारा से जो है ना वह आपका खट्टा आएगा। तो यह कोड बना लीजिए और जो बच गया उससे क्या आएगा? नमकीन आएगा। बीच वाला स्वाद से, बीच वाला भाग से जीभ का कोई स्वाद नहीं आता है। तो यह कोड लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आपका कंडीशन तो बताए ही जीभ को कैसे याद रखना है। खूब पूछता है कि किस भाग से कैसा टेस्ट आता है। तो यह जीभ समझ में आ गई। अब जीभ के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए त्वचा, और उसके बाद में आंख बताते हैं। आज सेंस ऑर्गन को खत्म कर देंगे, लपेट लेंगे सेंस ऑर्गन को, ठीक है। 1.5 घंटा, 1 घंटा 35 मिनट यह सब क्लास लेते हैं। 1 घंटा 35 मिनट जो बाबू बढ़िया से लेक्चर पढ़ लेगा और कंटेंट को संभाल लेगा तो फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी। समझा? चलिए हेडिंग लगा लीजिए त्वचा। त्वचा बोले तो स्किन। स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, क्योंकि इसके ऊपर डर्मिस होते हैं ना, एक इपीडर्मिस होता है और एक इंडोडर्मिस होता है। डर्मिस होता है, एक इपीडर्मिस होता है, बताते हैं। देखो उसके बाद में सेबेसियस ग्लैंड वगैरह थोड़ा सा बताना है, तब आंख के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लिए आप। क्या हेडिंग लगाए? तो जीभ के बाद अगला त्वचा बचल है, तब आंख बचल है। तो हेडिंग लगाओ तीसरा चौथा। कौन है जी? चौथा ना है, चौथा त्वचा। त्वचा बोले तो स्किन। स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? लिख लो, स्किन का अध्ययन जो है ना वह डर्मेटोलॉजी कहलाता है, क्योंकि स्किन डर्मिस का बना होता है। स्किन का ऊपर का लेयर क्या कहलाता है? डर्मिस कहलाता है। लिख लो, इसीलिए स्किन का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्किन का अध्ययन जो है वह डर्मेटोलॉजी कहलाता है, क्योंकि स्किन के ऊपर का लेयर क्या होता है? तो स्किन के ऊपरी परत, स्किन के ऊपरी परत को, ऊपरी परत ऐसे लिखो, स्किन के ऊपरी परत डर्मिस का बना होता है। डर्मिस का बना होता है। स्किन के ऊपरी परत किसका बना होता है? तो स्किन का ऊपरी परत डर्मिस का बना होता है। यही कारण है कि स्किन के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन का अध्ययन। उसके बाद अगला लिखो, इसका जीवन काल कितना होता है? पूछ देता है कभी कदाल। जीवन काल जो है ना वह होता है इसका 28 से 30 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है? तो 28 से 30 दिन होता है जीवन काल। किसका? तो स्किन का होता है। जैसे सुनो ना, आया डर्मिकुल का, आया डर्मिकुल का यह प्रचार नहीं सुने हो? आया डर्मिकुल का तो प्रचार क्यों करता है? क्योंकि स्किन डर्मिस होता है, स्किन के ऊपर का लेयर डर्मिस होता है। यही कारण है कि प्रचार बना देता है आया डर्मिकुल का, आया डर्मिकुल का। तो डर्मिस से याद रखिएगा डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो स्किन, स्किन के ऊपर वाला भाग कहलाता है आपका डर्मिस, और एक होता है इपीडर्मिस और दूसरा होता है डर्मिस। इपीडर्मिस लिख लो, इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। और उसके बाद में दूसरा क्या होता है? डर्मिस होता है। यह अंदर वाला भाग होते हैं जी डर्मिस। इसमें 7 लेयर होता है बाबू मेरे, ध्यान से समझो। यह बाहर वाला लेयर होता है, यह बाहर वाला भाग होता है, यह बाहर वाला भाग, यह बाहर वाला भाग होता है। डर्मिस क्या होता है? बाहर वाला भाग होता है, ठीक है। इसका कितना लेयर होता है? 7 लेयर होता है। इसकी 7 लेयर होती है, 7 लेयर होती है, ठीक है। 7 लेयर होती है। डर्मिस क्या होता है आपका? यह बाहर वाला भाग होता है। यह करता क्या है ना, तो अल्ट्रा वायलेट से बचाता है। इपीडर्मिस हो गया, डर्मिस सॉरी, इसकी 7 लेयर होगा जी। सुनो, डर्मिस तो वह होगा ना कि ठंडा के दिन में ऐसे करके पाई पारोगे ना तो यहाँ पर दिखाई देता है, उसको डर्मिस बोला जाता है। वह भी स्किन का लेयर ही है। लिख लीजिए, यहाँ पे 7 लेयर होगा। यह ब्लड के कंटेक्ट में नहीं होती, यह ब्लड के कंटेंट में होते हैं। गलत लिखा गई थी, ठीक है। यहाँ पर लिख लो क्या लिखना है। तो इसका यह जो है ना, यह अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट से बचाता है। यह क्या करता है? यह अल्ट्रा वायलेट से बचाता है। अल्ट्रा वायलेट कहाँ से निकलते हैं? तो अल्ट्रा वायलेट जो है ना यह निकलता है आपका सनलाइट से। क्या होते हैं? तो अल्ट्रा वायलेट निकलते हैं। और यह अल्ट्रा वायलेट करता क्या है? ठीक है,
देखिए यह अल्ट्रावायलेट क्या करता है, स्किन कैंसर को स्किन कैंसर का निर्माण कर देता है। तो अर्थात जो व्यक्ति गोरे होते हैं उसको ज्यादा अल्ट्रावायलेट जो है ना वह शूट करता है, और जो काले होते हैं उसको अल्ट्रावायलेट जो है ना वह कम बर्बाद करता है। अर्थात मैं काले हूं तो क्या हुआ, दिल वाले हूं, ऐसा सुने हो ना। यह गाना जो दूसरा जगह से थोड़ी बनाया गया है। तो अल्ट्रावायलेट से क्या करता है, बचाता है। और जो गोरा रहेगा ना उसको देख लेना, चलेगा ना जब धूप में चलेगा तो गोरा व्यक्ति को देखना वह काला हो जाएगा, और काला वाला तो गजब का काला दिखता है जी, ठीक है। तो यह बाहर वाला भाग होता है। उसके बाद में यह अल्ट्रावायलेट से बचाता है। और एपिडर्मिस के बाद डर्मिस, यह अंदर वाला भाग होता है। यह अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, अंदर वाला भाग होता है। उसके बाद में अगला क्या लिखोगे, इसकी 7 लेयर होती है जी, इसकी 7 लेयर होती है। इसकी क्या होती है, 7 लेयर होती है। और इसमें ब्लड वगैरह होते हैं, इसमें ब्लड पाए जाते हैं, इसमें ब्लड पाए जाते हैं। इसको छीलोगे चमड़ी को तो दिक्कत हो जाएगा जी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ब्लड पाए जाते हैं। अब देखो चमड़ी के ऊपर का लेयर को हटाने के लिए क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को टाइनिंग बोला जाता है। लिख लो, चमड़ी का लेयर हटाने की प्रोसेस को टिनिंग कहा जाता है। जैसे कि जूसेसी पर्स आता है ना, बहुत महंगा पर्स है जी, इसको हटाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको टाइनिंग बोला जाता है। तो लिख लो, स्किन के ऊपरी लेयर को हटाने की विधि को टाइनिंग कहा जाता है। टाइनिंग कहा जाता है। क्या होता है, तो इसे टाइनिंग कहा जाता है। अब अगला स्किन में लिखो, डर्मिस में अगला क्या क्या आएगा, तो डर्मिस में एक आएगा आपका सेबेसियस ग्लैंड और एक आएगा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करता है, पसीना बाहर निकलता है। और सेबेसियस ग्लैंड से क्या होती है, तो सेबेसियस ग्लैंड से जो है ना तेल निकलता है बाहर, यहाँ पर नाक के पास तेलीय ग्रंथि इसको बोलते हैं। तो लिख लो क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है स्किन, और स्किन से डर्मिस पहले है, स्किन नहीं। यहाँ पर क्या होगा, डर्मिस में स्वेट ग्लैंड होगा, और उसके बाद में अगला सेबेसियस ग्लैंड होगा। स्वेट ग्लैंड पसीना बाहर निकलता है, पसीना में सोडियम क्लोराइड होते हैं, नमक होता है। लिख लिए, चलिए मैं भी हेडिंग लगा देता हूं। सुनो, डर्मिस ऐसे हेडिंग लगाओ, और डर्मिस हेडिंग लगाने के बाद क्या लिखिएगा, तो एक होता है आपका सेबेसियस ग्लैंड और दूसरा होता है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड से क्या होता है, इससे पसीना बाहर निकलता है, इससे पसीना बाहर निकलता है, इससे पसीना क्या होता है, बाहर निकलता है। और उसके बाद में सेबेसियस ग्लैंड, SBACEAOUS, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड से क्या होता है, यह तेलीय ग्रंथि होता है जी, तैलीय ग्रंथि होता है। और तैलीय ग्रंथि से क्या निकलता है, तो तैलीय ग्रंथि से तेल बाहर निकलता है। लिख लो, इससे तेल बाहर निकलता है, इसी को सीबम ग्लैंड भी बोला जाता है, सीबम ग्लैंड, ठीक है। सीबम होता है SIBAM, सीबम नहीं जी, सीबम ग्लैंड इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो यह क्या है, आपका स्किन है, त्वचा है। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए खत्म हो जाएगा। आंख समय देखने गए थे, 1 घंटा भी 12 मिनट ही हुआ है, खत्म हो जाएगा। आंख हेडिंग लगा लीजिए, आई का है, आई को छोड़े, वह भी समाप्त हो जाएगा 15-20 मिनट में। चलिए समझ में आ गया स्किन। अब स्किन के बाद लास्ट क्या है, तो लास्ट है आपका आई, हेडिंग लगा लीजिए आंख। तब आपका 5 सेंस ऑर्गन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आंख लगा लिए हेडिंग। चलिए मैं भी हेडिंग लगा देता हूं। उसके बाद में कल की क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ा देंगे, प्रजनन। अब प्रजनन क्या होता है, कल की क्लास में पूरा प्रजनन को पढ़ा देंगे। उसके बाद में न्यूट्रिशन और बॉटनी के ऊपर हम लोग चलेंगे। 2 क्लास और होगा बायोलॉजी में, तब आपका बॉटनी हो जाएगा। प्लांट्स वाला सिस्टम, एनिमल वाला समाप्त हो जाएंगे। एनिमल वाला आपका कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। 14 लेक्चर हो जाएगी ना, बताइए 14 लेक्चर में हमने क्या कर दिया, बायोलॉजी को समाप्त कर दिया। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होता है तथा साथ साथ टारगेट होती है कि किसको पढ़ाए किसको नहीं पढ़ाए, यह भी एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए आई बोले तो आंख क्या होता है,
तो आंख जिसकी सहायता से हम लोग देखते हैं उसी को बोलते हैं आंख। आंख क्या करता है, तो आंख जो है ना देखने का यह काम करता है। आंख का बाहरी वाला भाग जो है ना क्या कहलाता है, यह सब बताते हैं अभी जस्ट। इसका डायमीटर पूछ देता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। लिख लीजिए आंख का डायमीटर कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास बोले तो डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। आंख का व्यास कितना होता है, यह 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह नहीं पूछता है कि आंख का काम क्या होता है, देखना काम होता है। यह सब सवाल पूछेगा। मजदूर से भी पूछेगा, जो नहीं पढ़ ले वह भी बता देगा कि आंख से हम लोग देखते हैं। ठीक है, आंख में कई सारे इसका पार्ट होते हैं और उस पार्ट में सबसे पहला हेडिंग लगाइए क्या, तो आंख के पहला वाला हेडिंग लगाइए स्क्लेरा। स्क्लेरा को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोला जाता है। जो उजला कलर की होती है उसी को श्वेत पटल बोला जाता है। तो लिख लो स्क्लेरा, SCALERA, स्क्लेरा, इसी को बोला जाता है श्वेत पटल। श्वेत का मतलब होता है उजला। ठीक है, तो श्वेत पटल का मतलब होता है उजला वाला जो आंख का भाग होता है उसी को श्वेत पटल कहते हैं। आंख का उजला वाला भाग, आंख का उजला वाला भाग क्या कहलाता है, तो आंख का उजला वाला भाग स्क्लेरा कहलाता है। और यही है ना कि इस पर चोट वगैरह लग जाएंगे तो आंख क्या होते हैं, आंख जो है ना वह लाल हो जाता है, आंख लाल हो जाता है। और इस घटना को, इस फेनोमेनन को कंजक्टिवा कहा जाता है। लिख लो, इस पर चोट लगने से लाल हो जाती है। इस पर चोट लगने से लाल हो जाती है, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा कहते हैं। चूहा में यह एब्सेंट होता है जी, नोट में बात डाल करके लिख लो। चूहा में स्क्लेरा नहीं होता है, चूहा में यह एब्सेंट होता है, अनुपस्थित। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होते हैं। यह चूहा में क्या होते हैं, चूहा बोले तो रैट, ठीक है, मूषक। चूहा में यह क्या होता है, अनुपस्थित होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद अगला हेडिंग लगाइए आइरिस। ठीक है, आइरिस, उसके बाद में अगला आ जाएगा पुपिल, कॉर्निया, फिर आगे लेंस पर। तो उसके बाद में लिख लीजिए आइरिस। स्क्लेरा के बाद अगला हेडिंग लगाओ आइरिस। आइरिस क्या करता है, यह लाइट को कंजर्व करता है। ठीक है, लाइट को कंजर्व करता है, कहने का अर्थ है कि यह प्रकाश को क्या करता है, कंजर्व करने का काम करता है, लाइट को रोकने का काम करता है, संयोजन की काम करता है। अर्थात संयोजन कहने का अर्थ है ना कि लाइट को कंट्रोल कौन करता है। जैसे कि अंधेरा से आप धूप में जाइएगा तो आंख थोड़ा सा सहन शक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यह क्यों, तो आइरिस के कारण जो है यह नहीं कर पाता है। तो लाइट को कंट्रोल कौन करता है, तो लाइट कंट्रोल करने का काम इसी का होता है। धूप में चलने के बाद व्यक्ति जब कमरा में प्रवेश करता है, रूम में प्रवेश करता है, तो अंधेरा दिखलाई देते हैं। यही कारण है ना कि अंधेरा दिखलाई देता है। आइरिस जो अपने आप को क्या कर लेता है, सिकुड़ा लेता है, और धीरे धीरे जब बैठिएगा कुछ देर ना तो फैलने लगता है, तो सब कुछ दिखने लगती है। तो लिख लो लाइट कंट्रोलिंग करने का यह काम करता है। इसका कलर 3 ठो होते हैं, यह 3 कलर का होता है। लिख लो, यह 3 रंग के होते हैं। कोई व्यक्ति में एक ही रंग होगा, लेकिन सामान्य तौर पर यह 3 रंग के होते हैं। पहला हो गया आपका ब्लैक हो गया, 90% व्यक्ति में होते हैं। ब्लैक के बाद अगला हो गया ब्लू, और तीसरा हो गया ब्लू के बाद ग्रीन। ठीक है, ब्राउन भी होता है लेकिन ग्रीन लिख लीजिए। तो ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया, यह 3 रंग के होते हैं। उसके बाद में अगला लिखो, यह प्रकाश को रोकने का काम करता है। यह प्रकाश को रोकने का काम करता है। तो किस भाग से प्रकाश रोका जाता है जी, आंख का, आइरिस के द्वारा। आइरिस क्या करता है, प्रकाश को रोकता है। यह प्रकाश को रोकने का काम करता है। प्रकाश को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, काम करता है। और तीसरा लिख लीजिए स्क्लेरा हो गया, आइरिस हो गया, अगला लिख लो पुपिल क्या होता है, तो पुपिल जो है ना यह काला कलर का होता है, केवल और केवल काला रंग के होता है। यह लाइट को ऑब्जर्व करके भेजेगा कहाँ पर, तो यह भेजेगा जो है ना रेटिना के पास भेजेगा। तो लिख लीजिए यह काला कलर का होता है, यह काला रंग का होता है, ओनली केवल, यह केवल काला रंग का होता है, यह केवल काला रंग का होता है, काला रंग का होता है। और लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट या क्या कर देता है, एब्जॉर्ब करता है। लाइट या क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तथा
लेंस के पास पहुंचा देता है तथा लेंस के पास पहुंचा देता है, लेंस के पास पहुंचा देता है। यह लेंस के पास क्या करेगा, पहुंचा देगा पुपिल। उसके बाद में पुपिल के बाद अगला लिख लो कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, आंख का बाहर वाला भाग जो है ना वह कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया क्या होता है, व्यक्ति जो है ना नेत्रदान में, आई डोनेशन में नेत्र का कौन सा भाग दान करता है, तो आई डोनेशन में जो है ना वह कॉर्निया को दान कर देता है। तो लिख लीजिए यह बाहर वाला भाग होता है, यह बाहर वाला भाग होता है, यह बाहर वाला भाग होता है तथा, और ऐसे लिखो बाहर वाला भाग होता है और नेत्रदान में, नेत्रदान में व्यक्ति, और नेत्रदान में व्यक्ति इसी भाग को, इसी भाग को दान करता है। नेत्रदान में व्यक्ति जो है ना इसी भाग को क्या करता है, तो दान करता है। तो कॉर्निया क्या करता है, नेत्रदान में व्यक्ति अपने नेत्र का कौन सा हिस्सा दान करता है, तो कॉर्निया को दान करता है। उसके बाद में कॉर्निया हो गया, और कॉर्निया के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए लेंस। ठीक है, कि लेंस क्या करेगा, लेंस कॉर्निया जो है ना यह बाहर के साइड होता है जी, समझ में आई। सुनो अगला लेंस, हेडिंग लगा लीजिए लेंस, कि लेंस क्या होता है। तो लेंस, पहला बात कि आंख में यह लेंस जो है ना वह इमेज बनाने का काम करता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है, इन्वर्टेड उल्टा बनाता है ना, और इसको ब्रेन क्या करता है, सीधा कर देता है। अब हाथी का इमेज हाथी जितना बड़ा थोड़ी बनेगा, छोटा बनेगा, जाहिर सी बात है। समझ में आ रही है, चलिए कोई दिक्कत। अगला हेडिंग लगा लीजिए लेंस। लेंस, लेंस क्या होता है, यह इमेज बनाने का काम करता है। आंख में इमेज कौन बनाता है, तो आंख में इमेज जो है ना आपका वह बनाता है कौन, तो वह बनाता है लेंस। तो लिख लीजिए यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब बनाने, यह प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, यह प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है तथा आंख पर, आंख पर रियल तथा आंख पर रियल इमेज फॉर्म होते हैं, बनते हैं, फॉर्म होते हैं, जो वस्तु से छोटा होती है, जो वस्तु से छोटा होती है, वस्तु से छोटा होती है, वस्तु से क्या होती है, छोटा होती है। रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होते हैं। ठीक है, यह प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता था तथा आंख पर रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होते हैं। आंख के जगह रेटिना लिख देता था, रेटिना पर लिख लो, आंख मत लिखिए, रेटिना बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, रेटिना क्या होता है, जिसपे इमेज बनती है उसी को रेटिना बोला जाता है। रेटिना जिसके ऊपर आपकी बैठी है कैटरीना, उसी को कहा जाता है रेटिना, अर्थात जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, लेकिन बनता कहाँ पे है, रेटिना पे बनता है। रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होते हैं जो वस्तु से क्या होती है, छोटी होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि हाथी का इमेज हाथी जितना बड़ा बनेगा, यह तो कदापि नहीं बनेगा। हाथी का इमेज आपके अंदर जो रेटिना पे फॉर्म होगी वह कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, बड़ा तो नहीं बनेगा, और उल्टा बनेगा। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जो है ना वह सीधा कर देता है, ऑप्टिकल नर्व के द्वारा जाता है इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में देखता है कि अच्छा पहचानिए तो कौन है, तो पता लग जाती है अच्छा फूफा जी का चेहरा है। ठीक है, फूफा जी को लपेटना पड़ेगा ना, ध्यान से समझिए बात को। उसके बाद में आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आंख में जो है ना आपका कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होते हैं। लिख लीजिए आंख में कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। समझ में आई बात। आंख में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स बोले तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसी लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। आंख में कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस बोले तो इसको अभिसारी लेंस बोला जाता है जी, अभिसारी लेंस बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। लिख लीजिए, पूछ देता है फिजिक्स में, ऐसे पढ़ाएंगे हम। कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। उसके बाद में इसमें क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स होते हैं, 3 ठो ऊपर 3 ठो नीचे, 6 सिलियरी मसल्स होते हैं जो आंख के पकड़ने का काम करता है, आंख को बांधे हुए होता है। इस तरह से यह मान के चलो आंख है, तो यहाँ से क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स जो है ना 6 ठो होते हैं, या 3 और 3 इधर, 6 दोनों तरफ से यह आंख को क्या करता है, बांध देता है।
आंख है यह वाला, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आंख को बांधने का काम किसका होता है, सिलियरी मसल्स का होता है। लिख लीजिए आंख को ऐसे लिखो, 6 सिलियरी मसल्स, 6 सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स 6 बोले तो 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, 3 ऊपर तथा 3 नीचे होता है। 6 सिलियरी मसल्स आंख को बांधे हुए रहता है, बांधे हुए रखता है या बांधे हुए रहता है, ठीक है। तो आंख बंधा हुआ होता है किसके कारण, तो सिलियरी मसल्स के कारण जो है ना आंख जो है वह बंधा हुआ होता है। उसके बाद में अगला रेटिना, रेटिना क्या होती है, तो रेटिना होती है जहां पे इमेज फॉर्म होता है, वैसा स्थान यह पीछे होता है जी सबसे, यह लेंस के पीछे होता है। यह सपोज करो कि यह आपका क्या है, तो यह जो है ना ऐसे बना लेता हूं आंख, और यहाँ पर ऐसे कर लेना है ऐसे, उसके बाद में यहाँ पे होता है आपका रेटिना, और इसके बाद में यहाँ से यह ऑप्टिकल नर्व निकलते हैं, यहाँ पे होता है रेटिना, ठीक है, यहाँ पे होता है रेटिना, यही ना आंख का स्ट्रक्चर है, यह क्या है आपका रेटिना है। तो वैसा स्थान जहाँ पर इमेज बनता है, जहाँ पे इमेज बनता है उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को रेटिना कहा जाता है। वैसा स्थान जहाँ पे इमेज बनता है उसी को क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। और कैसा इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। ब्रेन जो है इसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है। और नोट में अब बात लिख लीजिएगा कि लिक्विड होता है आंख के अंदर जो है ना, वह लिक्विड पाए जाते हैं। एक होता है विट्रस ह्यूमर और एक होता है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर कहाँ पर होता है, तो एक्वस ह्यूमर होता है आइरिस और लेंस के बीच का लिक्विड, क्या कहलाता है, एक्वस ह्यूमर कहलाता है। और लेंस और रेटिना के बीच का लिक्विड विट्रस ह्यूमर कहलाता है। पूछ देता है सवाल कभी कदाल, तो लिख लो आइरिस तथा लेंस, आइरिस तथा लेंस के बीच का द्रव, बीच का लिक्विड क्या कहलाता है, तो बीच का लिक्विड जो है ना एक्वस ह्यूमर कहलाता है। एक्वस ह्यूमर कहलाता है। यह करता क्या है, लाइट वगैरह को कंट्रोल करता है जी, क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है, एयर में ज़्यादा होता है, और जब लाइट जाती है तो इसमें स्पीड कम हो जाता है और आराम से रेटिना पे जाके इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला लिखो, आइरिस तथा लेंस के बीच का लिक्विड एक्वस ह्यूमर, और लेंस तथा रेटिना लिख लो, लेंस तथा रेटिना के बीच का लिक्विड क्या होता है, तो लेंस तथा रेटिना के बीच का लिक्विड होता है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर होता है। आंख का गोल आकार किसके कारण होता है, सब नोट में बात चलेगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आंख का गोल आकार जो है ना विट्रस ह्यूमर के कारण ही होता है। लिख लीजिए आंख का गोलाकार विट्रस ह्यूमर के कारण ही होता है। विट्रस ह्यूमर के कारण होता है। आंख का गोल आकार जो है ना वह विट्रस ह्यूमर के कारण होता है। और चौथा लिख लो, चौथा क्या लिखिएगा, तो आंख का जो है बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, कोर्वाइड कहलाता है। लिख लो आंख का बाहर वाला भाग क्या होता है, कोर्वाइड कहलाता है, CHROID, कोर्वाइड। और उसके बाद में दूसरा 5वां लिख लो ऐसे, बीच वाला भाग क्या कहलाता है, तो बीच वाला भाग जो है ना इसको मेकुला बोलते हैं, मेकुला, या इसी को बोला जाता है येलो स्पॉट, जिससे इमेज क्या होती है, मेकुला और येलो स्पॉट से इमेज क्लियर दिखती है जी। लिखो ऐसे, इससे इमेज क्लियर दिखता है, इससे इमेज जो है ना क्लियर दिखता है। जैसे कि ऐसे हम किसी को देख रहे हैं तो इमेज क्लियर नहीं होगा, उसके बाद में कहेंगे कि सामने आ जाओ, तो ऐसे करके देखेंगे, आंखों से आंखों मिलाएंगे ना, समझ में आई बात। तो हम किस पार्ट से देख रहे हैं, आंख का मेकुला या येलो स्पॉट से देखते हैं, जिससे हमारी जो प्रतिबिंब जो है उसके आंख में और उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में क्लियर बनता है। तो किसके कारण, मेकुला और येलो स्पॉट के कारण। निशाना वगैरह लगाने के लिए किस भाग का इस्तेमाल किया जाता है, फोविया सेंट्रोइड का किया जाता है। मिटा दे इसको, कोई व्यक्ति को देखोगे ना तो निशाना लगाता है, ऐसे एक आंख मूंद करके और निशाना लगाता है, तो आंख के किस भाग से यह निशाना लगाता है, फोविया सेंट्रोइड से निशाना लगाता है। मिटा दे, चलिए समझ में आ रही है, सब इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखते चलिएगा। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे।
इतिहास पढ़ाएंगे ना तो इसी तरह से आपको बना रहना पड़ेगा इतना देर तक, तभी जाकर के काम होगी। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पांचवा के बाद अगला लिख लीजिए छठा, निशाने लगाने के लिए, निशाने लगाने के लिए, निशाने लगाने के लिए, निशाने लगाने के लिए हम फोबिया सेंट्रोइड, फोबिया सेंट्रोइड आँख के किस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो निशाने लगाने के लिए हम फोबिया सेंट्रोइड का प्रयोग प्रयोग करते हैं। क्या होता है, किसका प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग करते हैं हम लोग निशाने लगाने के लिए, हम लोग फोबिया सेंट्रोइड का प्रयोग करते हैं। अगला लिख लीजिए ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? आंख का वैसा भाग जहां से कुछ पार्ट नहीं दिखता है। ब्लाइंड स्पॉट आंख का वैसा भाग, आंख का वैसा भाग, वैसा भाग जहां से कुछ ना दिखे, जहां से कुछ ना दिखे, ना दिखे, उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। जैसे कि हम यहाँ पर मैप लगा रहे हैं, लगाए हुए हैं, तो आपको दिख रहा होगा ना, तो यह इतना जो भाग है ना, इस दीवार के लिए क्या हो गया आपका? बर्बाद हो गया ना। अब यहाँ पर थोड़ी है कि हम कपड़ा ला करके टांगेंगे, ऐसा तो नहीं ना करेंगे। तो यह क्या है? यह एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट है इस दीवार के लिए। वही हाल यहाँ पर आँख का होता है कि यह आपका आँख है, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिटा देना है, इसको ऐसे बना देना है, और यहाँ से यह बाहर निकाल देना है, यहाँ पर रेटिना। तो यह क्या है आपका? यह जो है ना आपका ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ पे इमेज नहीं बनती, यह काला होता है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता है। समझ में आई बात? तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट होता है आंख का वैसा भाग जहाँ से कुछ ना दिखे, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिकल नर्व की सहायता से क्या होता है? इमेज ब्रेन में जाती है और उसके बाद में ब्रेन सीधा कर देता है तो पहचान में आती है। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग देखते हैं कोन और रॉड को देखते हैं, ठीक है, कि कोन क्या होता है और रॉड क्या होता है। तो लिख लो कोन और रॉड, आई से हेडिंग लगाइए, आई, और आई में होता है, एक होता है कोन और दूसरा होता है रॉड। पहला लिख लो कोन और दूसरा होता है रॉड, ठीक है, कोन हो गया और उसके बाद में रॉड हो गया, यह लास्ट बात है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा आपका। तो कोन हो गया और रॉड हो गया, मिटा रहे। चलिए, आंख में कलर पहचानने का काम कौन करता है? उसके बाद में नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होती है? नहीं कुछ दिखती है, रतौंधी में विटामिन ए के कमी के कारण होता है जी। यह सब पूछ देता है सवाल। तो कोन, कोन क्या करता है? या आंख में कलर को पहचानने का काम करता है। यह रंग को पहचानने का कार्य करता है, रंग को पहचानने का कार्य करता है। अलग अलग रंग को क्या करता है? यह पहचानता है कोन, ठीक है। और यही कारण है ना, अब सुनो, कोन हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होती है? लाल कलर और हरा कलर नहीं दिखता है जी, अभी लिखा देता हूं। रॉड क्या करता है? यह अंधेरा तथा उजाला, अंधेरा तथा रोशनी दिखाने का काम करता है, रोशनी दिखाने का काम करता है। जैसे कि अभी अजूला उजाला है ना जी, रोशनी है तो पता चल रही है कि रोशनी है, अंधेरा में जाइएगा तो पता चलेगा कि रात हो गई ना। यह किसके कारण होता है? तो आंख में रॉड होता है, और रॉड के कारण जो है ना अंधेरा तथा रोशनी दिखता है। और कोन के कारण रंग जो है ना पहचानने का कार्य करता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर को क्या करते हैं? पहचान लेते हैं, ठीक है। लिख लो, नाइट ब्लाइंडनेस में, रतौंधी में, नाइट ब्लाइंडनेस में आँख का रॉड प्रभावित हो जाता है। आँख का रॉड क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। तो आँख का कौन सा भाग प्रभावित हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस में? तो नाइट ब्लाइंडनेस में जो है ना आँख का आपका रॉड जो है वह क्या होता है? तो प्रभावित हो जाता है। समझ में आई बात? चलिए, अगला एक बात लिखना है तो लिख लीजिए। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए प्रोटीन दिया जाता है जिसको रेडॉप्सिन बोला जाता है। लिखना है तो लिख लो बाबू, नोट में डाल करके। रेडॉप्सिन नामक प्रोटीन का इस्तेमाल का प्रयोग रतौंधी में किया जाता है। रतौंधी बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। देखिएगा इसमें ना
तो जिसको रतौंधी हो जाता है ना, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाती है, अर्थात जिसको रतौंधी हो जाता है उसको पालक दो खाने के लिए, उसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। और नहीं तो आयरन की दवा दिया जाता है जी, यही वाला प्रोटीन की दवा दिया जाता है रेडॉप्सिन का, ठीक है, लाल लाल गोली होता है रेडॉप्सिन का। तो लिख लो, रेडॉप्सिन नामक प्रोटीन का प्रयोग रतौंधी में किया जाता है, रतौंधी में किया जाता है। तो रेडॉप्सिन नामक प्रोटीन का क्या होता है, प्रयोग रतौंधी में किया जाता है। उसके बाद में एक बात यहाँ पर नोट में ऐसे लिखो, पहला बात, और उसके बाद में दूसरा बात यहाँ पर लिख लीजिए, रतौंधी में जो है ना हरा कलर और लाल कलर पहचानने की जो कंडीशन है वह समाप्त हो जाते हैं। लिख लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस में, नाइट ब्लाइंडनेस में व्यक्ति हरा रंग तथा लाल रंग को नहीं पहचान पाता है, ठीक है। हरा और लाल रंग को क्या होता है, तो नहीं पहचान पाता है। बात समझ में आई? तो आई में कौन क्या होता है, रंग को पहचानने का कार्य करता है, और रॉड क्या करता है, अंधेरा रोशनी दिखाने का कार्य करता है। और रेडॉप्सिन नामक प्रोटीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रेडॉप्सिन नामक प्रोटीन का प्रयोग जो है ना वह रतौंधी में किया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, आपका आंख समाप्त हो जाते हैं। टोटल का टोटल सेंस ऑर्गन 5 गो था, हमने बता दिया, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और कल की क्लास में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन, प्रजनन को बताएंगे। प्रजनन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में न्यूट्रिशन, और तब हम लोग चलेंगे बोटनी के ऊपर। तो मेहनत करना है। देखिए, इतना गर्मी है फिर भी मेहनत कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करनी है। पसीना निकले तो निकले, माँ तेरी हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा। सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल सेल नहीं दिखलाएगा। समझ में आई बात? तो सपना बड़ा देखना है, छोटा नहीं देखना है, और उस सपने के पीछे जो है ना हाथ गोड़ धो करके पड़ जाना है। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मुश्किल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। पड़ोसी तेरा वक्त आया था, हमारा इस बार दौर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।